कहानी की स्टार्टिंग में हम अपने कहानी के मेन लीड मिस्टर ली को देखते हैं, जो अपने असिस्टेंट के साथ पहाड़ पर चढ़ते हुए ऊपर आ रहा था। तो असिस्टेंट अपने बॉस से कहता है कि सर, आप तो इस शहर के सबसे रिचेस्ट आदमी हैं, तो आप भला यहाँ पहाड़ी पर चढ़ते हुए खुद यहाँ पर क्यों आए हैं? बल्कि आप तो किसी को भी इनविटेशन कार्ड देके अपने घर पर ही बुला सकते हैं ना। तो जियांग कहता है कि हाँ, भले ही मैं बुला सकता हूँ, लेकिन मेरे ग्रैंडफादर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और उनके पास ज़्यादा समय नहीं है और उनकी बीमारी मास्टर बैन ही ठीक कर सकते हैं। इसलिए मुझे यहाँ पर आना पड़ा, क्योंकि उन्हें बुलाना बहुत ही मुश्किल है। और जब वो लोग वहाँ पर जाकर देखते हैं तो वहाँ पर पहले से ही काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी और वो लोग मास्टर बैन से मिलने आए थे इलाज करवाने के लिए। तो वहाँ पर एक छोटा लड़का आता है और वो उन लोगों को बताता है कि मास्टर बैन तो यहाँ पर नहीं है, क्योंकि वो शादी के लिए शहर गए हुए हैं, जिससे सभी लोग निराश होकर वापस चले जाते हैं। वहीं हम अपनी कहानी की फीमेल लीड जिया को देखते हैं, जो एक रेस्टोरेंट में अपने फियांसे से मिलने आई थी, जिसके साथ उसकी शादी तय हुई थी। और साथ ही हमें यही पता चलता है कि जिया ही मिस्टर बैन है। और वही जिया जब जाती है लेडीज़ वॉशरूम के यहाँ पे, तो उसे उस लड़की की आवाज़ आती है जिसके साथ उसकी शादी तय हुई थी। और फिर वो कहती है कि ये अंदर लड़की के साथ है। और फिर जिया अपने मैरिज एग्रीमेंट को निकाल कर फाड़ देती है और कहती है कि अब मैं इस बंदे से शादी नहीं करूंगी, ये तो पहले से ही चीटर है। और फिर वो उस मैरिज सर्टिफिकेट को वहाँ से फेंक कर उसे जला देती है अपनी मैजिकल पावर से और फिर वहाँ से जाने लगती है कि तभी लिफ्ट में उसे एक ग्रैंडफादर मिल जाते हैं, जो फ़ोन पर अपने पोते से कह रहा था कि अब तुम 30 साल के होने वाले हो और तुम्हें अब शादी कर लेनी चाहिए। अगर तुमने शादी नहीं करी तो मैं अपना ट्रीटमेंट नहीं कराऊंगा। वहीं जिया भी फ़ोन पर बात कर रही थी और उसके मास्टर उसे शादी करने के लिए कहते हैं कि अगर वो बंदा चीटर है तो तुम्हें किसी और के साथ शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि अब तुम पूरी 26 ईयर्स की हो गई हो। जैसे जिया कहती है कि मुझे ढूंढना ही पड़ेगा अपनी शादी के लिए कोई ना कोई बंदा, कि तभी ग्रैंडफादर की तबीयत खराब होने लगती है और लिफ्ट भी एकदम से रुक जाती है, जिससे जिया भी घबरा जाती है। और वो कहती है कि मैं अपनी पावर से सिर्फ एक ही काम कर सकती हूँ। और फिर वो अपनी पावर से लिफ्ट को रोक लेती है और फिर वो अपने साथ वाले ग्रैंडफादर को देखती है जिसकी तबीयत खराब हो गई थी। और फिर जिया कहती है कि लगता है इन ग्रैंडफादर की तबीयत खराब हो गई है। और फिर वो अपनी मैजिक पावर से लिफ्ट को ठीक कर देती है और ग्रैंडफादर का चेकअप करती है। और फिर उन्हें पता चलता है कि उसे एक इलनेस है और फिर वो अपनी मेडिकल पिन से उनका ट्रीटमेंट करती है। और फिर कुछ देर में ग्रैंडफादर ठीक हो जाते हैं और फिर वो जिया का थैंक यू करते हैं और कहते हैं कि तुमने मेरी जान बचाई है। और फिर वो कहते हैं कि क्या तुम्हारी शादी हो चुकी है? तो जिया कहती है कि नहीं, मेरी शादी नहीं हुई है, बल्कि मैं अपने शादी के लिए किसी को ढूंढ रही हूँ। तो वो ग्रैंडफादर तो खुश हो जाते हैं और फिर कहते हैं कि क्यों ना तुम मेरी फैमिली में शादी कर लो, क्योंकि हमारी ली फैमिली बहुत ही रिच है। तो जिया को थोड़ी गलतफहमी हो जाती है और उसे लगता है कि ग्रैंडफादर उसे शादी करने के लिए कह रहे हैं। तो वो उन्हें मना करते हुए कहती है कि सॉरी ग्रैंडफादर, लेकिन हम दोनों की एज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो मैं आपसे शादी कैसे कर सकती हूँ? तो ग्रैंडफादर समझाते हैं कि मैं अपनी शादी की बात नहीं कर रहा, बल्कि मेरा एक ग्रैंड चाइल्ड है, मैं उससे तुम्हारी शादी करवाने की बात कर रहा हूँ। तुम मेरी डॉटर इन लॉ बन जाओ और मेरा ग्रैंड चाइल्ड बहुत ज़्यादा हैंडसम भी है। तो फिर ग्रैंडफादर की ये बात सुनकर जिया जल्दी से हाँ कर देती है और फिर वो खुश होकर उनके साथ उनके घर आ जाती है, क्योंकि सच में फ़ोटो में जियांग बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। वहीं जियांग जब ली फैमिली में आता है तो तभी वो मैट्स की बातें सुन लेता है, जो आपस में बातें कर रही थी कि मास्टर जिस लड़की को अपने साथ लेकर आए हैं वो बिल्कुल गाँव की लगती है और वो कितनी लालची भी लगती है, वो सारे सामान को कैसे देख रही है। सच में मुझे तो लगता है कि उसने मास्टर को बेवकूफ़ बनाया है। और फिर जैसे ही वो जियांग को देखती हैं तो चुप हो जाती हैं। वहीं जियांग भी उन लोगों की बातें सुनकर जल्दी से अपने दादाजी से मिलने के लिए जाता है कि आखिर वो किस लड़की को यहाँ पर लेकर आए हैं। और फिर जब वो अपने ग्रैंडफादर के रूम में आता है तो वहाँ पर देखता है कि एक लड़की एंटी फिक्स को देख रही है। और तभी ग्रैंडफादर जियांग को कहते हैं कि तुम आ गए, मैंने तुम्हारे लिए एक लड़की पसंद की है और वो लड़की सच में बहुत अच्छी है, मैं चाहता हूँ कि तुम उससे शादी कर लो। तो जियांग मना करता है, लेकिन तभी जिया को ग्रैंडफादर बुलाते हैं और जिया उसके पास आ जाती है। तो सच में जिया बहुत खूबसूरत थी, लेकिन फिर जियांग को लगता है कि ये लड़की तो लालची है। और फिर जिया आकर जल्दी से मिस्टर लू का हाथ ही पकड़ लेती है और वो कहती है कि तुम तो तस्वीर से भी ज़्यादा हैंडसम हो। तो वो जल्दी से जिया के हाथ से अपना हाथ खींच लेता है और ग्रैंडफादर को मना करते हुए कहता है कि मैं इस लड़की से कोई शादी नहीं करूँगा। लेकिन ग्रैंडफादर तो अब गुस्से में कहते हैं कि तुम्हें इसी लड़की से शादी करनी होगी और अगर तुम शादी करने से मना करोगे तो मैं भी अपना ट्रीटमेंट नहीं करवाऊंगा, चाहे तुम कुछ भी कर लो। जिससे ना चाहते हुए भी जियांग को ग्रैंडफादर की बात माननी ही पड़ती है, क्योंकि वो जिद पर उतर आए थे। और फिर वो जिया के साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाता है और वहीं जिया भी खुश हो जाती है और फिर कहती है कि चलो जल्दी से फिर मैरिज सर्टिफिकेट लेकर आते हैं। और फिर ग्रैंडफादर भी कहते हैं नेक काम में देर कैसी, और फिर वो जियांग को जल्दी से मैरिज सर्टिफिकेट लेने के लिए कहते हैं। तो जियांग भी कहता है लेकिन मेरी एक शर्त है कि आप फिर बाद में अपने ट्रीटमेंट के लिए मना नहीं करेंगे और चुपचाप से अपना ट्रीटमेंट कराएंगे। तो ग्रैंडफादर कहते हैं तुम उसकी चिंता मत करो, उसके लिए जिया है ना, ये मेरी ग्रैंड डॉटर बन जाएगी और फिर ये मेरा अच्छे से ट्रीटमेंट करेगी। तुम जानते नहीं कि ये कितनी अच्छी डॉक्टर है। तो जियांग कहता है कि ये भला कैसे आपका ट्रीटमेंट कर सकती है, आपका ट्रीटमेंट सिर्फ मास्टर बैन ही कर सकते हैं। तो जिया कहती है कि मैं ग्रैंडफादर का ट्रीटमेंट कर सकती हूँ
और फिर ग्रैंडफादर भी कहते हैं और नहीं तो क्या, यही मेरा ट्रीटमेंट करेगी। और फिर ग्रैंडफादर कहते हैं अब जल्दी से जाके शादी करो। और फिर जियांग को खींचते हुए अपने साथ ले जाती है। तो वो पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, लेकिन वो कुछ नहीं बताती। और फिर दोनों ही मैरिज सर्टिफिकेट लेकर बाहर आते हैं। और फिर जियांग कहता है कि क्या मेरी किस्मत है, एक गाँव की लड़की से शादी करनी पड़ी। वहीं जिया तो फोटो खींचकर मैरिज सर्टिफिकेट की अपनी पोस्ट में डाल देती है कि मैंने शादी कर ली। और फिर जियांग उससे कहता है कि आखिरकार तुमने मेरे ग्रैंडफादर को बेवकूफ़ कैसे बनाया। लेकिन जिया उसे कहती है कि क्या मैं तुम्हें शक्ल से फ्रॉड लगती हूँ, और वैसे भी मैं कोई भी गांव की नहीं हूँ, बस मैं माउंटेन पे रहती थी। तो वो पूछता है कि तुम कौन से माउंटेन पे रहती थी, लेकिन जिया उसे कुछ नहीं बताती और सीधे कार में जाकर बैठ जाती है। और फिर जियांग कहता है कि क्या लड़की है, कि तभी वहाँ पर असिस्टेंट आ जाता है और वो बताता है कि हमें मास्टर बैन के बारे में कुछ भी पता नहीं चला है, हमने बहुत कोशिश की, लेकिन इतना पता चला है कि कल एक बहुत बड़ी पार्टी है जिसमें मास्टर बैन आ सकते हैं। तो वो कहता है कि ठीक है, फिर कल की सारी मीटिंग कैंसिल कर दो, मैं कैसे भी करके मास्टर बैन से मिलकर रहूंगा, क्योंकि ग्रैंडफादर की तबीयत खराब हो रही है और उनका ट्रीटमेंट वही कर सकते हैं। वहीं जिया तो अपने ग्रुप में डाले हुए मैसेज की रिप्लाई देखती है और सभी लोग खुश होते हुए कहते हैं कि आखिरकार तुमने फाइनली शादी कर ही ली। और फिर सभी लोग उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। वहीं जियांग और जिया ग्रैंडफादर को अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखाते हैं, जिसे देखकर तो ग्रैंडफादर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि फाइनली तुम मेरी ग्रैंड डॉटर बन गई। और फिर उसे बहुत सारे गिफ्ट देते हैं और कहते हैं कि ये मैंने तुम्हारे लिए प्रिपेयर किया है, तुम्हें ये सारे गिफ्ट जरूर पसंद आएंगे। तो जिया उन सभी गिफ्ट्स को देखती है और फिर वो कहती है कि ग्रैंडफादर मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। तो जियांग मुंह बनाते हुए कहता है कि कैसे कैसे ड्रामा कर रही है, जैसे इसे इस ज्वेलरी में कोई भी इंटरेस्ट ना हो। वहीं जिया जियांग के पास आ जाती है और वो कहती है कि हाँ, मुझे तुम में इंटरेस्ट है, आखिर हमारी आज फर्स्ट नाइट है। तो जियांग उसे खुद से दूर करते हुए कहता है कि सच में तुम तो एक नंबर की बेशरम हो। वहीं ग्रैंडफादर हंसने लगते हैं और कहते हैं कि हाँ, आज तुम्हारे दोनों की फर्स्ट नाइट है। और फिर वो जिया को एक ब्रेसलेट गिफ्ट करते हैं। तो जियांग कहता है कि आप इसे ये ब्रेसलेट कैसे दे सकते हैं, ये लू फैमिली का स्पेशली ब्रेसलेट है। तो ग्रैंडफादर कहते हैं ये मैं क्यों नहीं दे सकता जिया को, आखिर जिया अब मेरी ग्रैंड डॉटर है और इस पे उसका पूरा राइट है और ये वही पहनेगी। ये बोलकर वो जिया के हाथ में ब्रेसलेट पहना देते हैं, जिससे जिया खुश हो जाती है और वो उनसे कहते हैं कि मैं इसका जरूर अच्छे से ध्यान रखूंगी। और फिर ग्रैंडफादर कहते हैं कि तुम्हें और भी कुछ चाहिए हो तो तुम बिना बेझिझक बोल देना। तो जिया उन बात की तरफ देखकर कहती है कि मुझे वो चाहिए, जिससे जियांग कहता है असल में तो तुम्हें ज्वेलरी में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था, तुम्हें तो बात में इंटरेस्ट है, आखिरकार तुम्हारा असली चेहरा आ ही गया। तो ग्रैंडफादर उसे डांटते हैं और कहते हैं कि जिया जो चाहे वो मांग सकती है, क्योंकि अब जिया ब्लू फैमिली की मेंबर है। और फिर वो कहते हैं नौकरों को सारे वास जिया के कमरे में रखने के लिए। तो जिया मना करते हुए कहती है कि मुझे सिर्फ यहाँ पर 2 वास चाहिए, बाकी सारे उठाकर फेंक दो। ये सुनकर तो ग्रैंडफादर कहते हैं ये तुम क्या कह रही हो, ये सारे बहुत ही एंटीफीस हैं। तो वो बताती है कि ये सारे ही अनलक्की हैं, बस 2 ही ठीक हैं और आपकी तबीयत खराब है, जिससे ग्रैंडफादर तो खुश हो जाते हैं और वो जियांग को कहते हैं कि देखो तुम मेरी ग्रैंड डॉटर को मेरी कितनी ज़्यादा फिक्र है। तो जियांग कहता है कि इसे आपकी कोई फिक्र उक्र नहीं है, बल्कि ये फेंकने के बहाने उन सभी वास को उठाकर ले जाकर बेच देगी और सबके अच्छे खासे कमाएगी पैसे। तो वो कहते हैं उसे डांटते हुए कि तुम चुप रहो। और फिर उन्हें खांसी आने लगती है और उन्हें ब्लड आता है कि तभी जिया उन्हें एक मेडिसिन देती है। कि तभी जियांग उस मेडिसिन को छीन लेता है और कहता है कि तुम कैसी मेडिसिन दे रही हो मेरे ग्रैंडफादर को, अगर उन्हें कुछ हो गया तो जिया कहती है कि चुपचाप से मेडिसिन वापस दो, और वैसे भी ये बहुत ज़्यादा महंगी और रेयर मेडिसिन है, इसे खाते ही ग्रैंडफादर की तबीयत 2 मिनट में ठीक हो जाएगी। लेकिन जियांग उसकी बात नहीं मान रहा था। तो वो बताती है कि ये पिल बहुत ही कीमती है और ये जीसू मेडिसिन है। तो जियांग को तो बिल्कुल भी यकीन नहीं होता कि इसके पास जीसू मेडिसिन कहाँ से आई, क्योंकि उसे भी पता था कि मिस्टर ब्यांग ने एक बार जीसू मेडिसिन लिया था तो उन्हें 2 करोड़ में बस 2 ही मेडिसिन मिली थी, और इस बॉक्स में तो कई सारी मेडिसिन थी और ये पूरा बॉक्स फुल था और ये मेडिसिन सिर्फ मास्टर बैन ही बना सकते थे। लेकिन तभी जिया एकदम से मेडिसिन छीन कर ग्रैंडफादर के मुंह में डाल देती है, जिससे जियांग तो एकदम से घबरा जाता है और वो ग्रैंडफादर का मुंह खुलवा के मेडिसिन निकालने लगता है। लेकिन तभी ग्रैंडफादर को बहुत ही अच्छा फील हो रहा था, जिसे देखकर जियांग हैरान हो जाता है और फिर वो जिया से बोलता है कि तुम्हारे पास ये जीसू मेडिसिन कहाँ से आई। तो जिया कहती है ये सारी मेडिसिन मेरी है और ये मैंने खुद से ही बनाई है। लेकिन जियांग को तो यकीन नहीं हो रहा था और वो बोलता है कि क्या तुम मास्टर बैन को जानते हो या फिर तुम इसके स्टूडेंट हो, क्योंकि तुम्हारा सरनेम भी बैन है। तो जिया खुद से ही कहती है कि क्या इसे मैं मास्टर बैन नजर नहीं आती क्या, और जिया उसे कहती है कि आज हमारी फर्स्ट नाइट है। तो फिर वो जियांग तो वहाँ से भाग जाता है और वहीं ग्रैंडफादर हंसने लगते हैं और फिर वो कॉल करके अपने सभी दोस्तों को बताते हैं कि उन्हें बहुत ही अच्छी ग्रैंड डॉटर मिली है। और वहीं जिया जियांग के साथ रूम के बारे में पूछती है कि कहाँ है हमारा रूम। तो वो कहता है कि हम दोनों अलग अलग सोएंगे क्योंकि हमारी अरेंज मैरिज है और मैं तुमसे कोई प्यार नहीं करता। फिर वो अपने रूम में जाने लगता है कि तभी जिया उसे पकड़ कर दीवार से लगाते हुए कहती है कि ऐसे कैसे, मेरी तुम्हारे साथ शादी हुई है और मेरे मास्टर कहते हैं कि शादी के बाद कपल एक साथ सोते हैं, तो तुम्हें मेरे साथ सोना ही पड़ेगा और अगर तुम मेरे साथ सोओगे तो मैं तुम्हारे ग्रैंडफादर को ठीक कर दूंगी पूरी तरह से। और फिर वहीं जिया भी मन में सोचती है कि एक बार हम दोनों बैटिंग नाइट स्पेंड कर ले, उसके बाद मेरी मैजिकल पावर भी रिस्टोर हो जाएगी जो अब काम नहीं कर रही। वहीं जियांग भी कहता है कि अपना प्रॉमिस याद रखना, मैं तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड करूंगा तो तुम मेरे ग्रैंडफादर को ठीक कर दोगी। तो जिया भी प्रॉमिस करती है कि तुम्हारी शर्त मैं मानने को तैयार हूँ और फिर वो दोनों ही रूम में चले जाते हैं। वहीं जिया तो बहुत खुश हो रही थी कि उसे फाइनली उसकी मैजिकल पावर मिल जाएगी।
इस फर्स्ट नाइट के बाद वही हम रूम का सीन देखते हैं जहाँ पर जिया अपना रिबन खोल लेती है और उसके बाल खुल जाते हैं। वही मिस्टर बैन तो घबरा कर एकदम से ब्लैंकेट खींच लेते हैं और वो जिया को देखकर कहते हैं कितनी ब्यूटीफुल है, लेकिन ये कितनी ज्यादा चालाक भी है, मैं इसके क्लोज नहीं जा सकता। कि तभी जिया तो उसके गाल को टच करती है और फिर उसके करीब आने लगती है, जिससे जियांग तो घबरा रहा था कि उसे लग रहा था कि जिया उसे किस करेगी, लेकिन तभी वो जिया उसे एकदम से पकड़ के सो जाती है और जियांग को एक निडल लगा देती है, जिससे जियांग हिल भी नहीं पा रहा था। वहीं नेक्स्ट सीन में हम जिया के मास्टर्स को देखते हैं जो आपस में बात कर रहे थे कि अब जिया की शादी हो गई है तो हमें उसे वेडिंग गिफ्ट तो जरूर देना चाहिए, लेकिन उसने हमें मना क्यों किया है। और फिर वो दोनों ही प्लान करते हैं कि हम उसे गिफ्ट देकर ही रहेंगे। वहीं रूम में असिस्टेंट जियांग के पास आ जाता है और वो रूम का नज़ारा देखकर कहता है कि बॉस, वो मैं आपको बताने वाला था कि बाहर कोई गिफ्ट लेकर आया है और वो आपसे मिलना चाहता है। तो जियांग उसे भगा देता है और कहता है कि मैं अभी खुद ही मुसीबत में फंसा हुआ हूँ, और फिर असिस्टेंट वहाँ से भाग जाता है। वहीं जिया की भी नींद खुल जाती है और वो उठ जाती है और जियांग कहता है कि ये लड़की को तो निडल यूज़ करना कितने अच्छे से आता है, रात भर मेरी बैंड बजा दी। और फिर वो दोनों तैयार होकर बाहर आते हैं और वहीं मास्टर्स जिया को ग्रीट करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी शादी हो चुकी है, इसलिए हम तुम्हारे लिए गिफ्ट्स लेकर आए हैं, जिससे जियांग भी हैरान हो जाता है कि ये क्या कह रहे हैं। कि तभी यह कहती है मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था, लेकिन तभी वो मास्टर्स आपस में बातें करने लगते हैं। लगता है कि जिया अपनी रियल आइडेंटिटी नहीं बताना चाहती अपने हस्बैंड को, बल्कि वो नॉर्मली उसे साथ रहना चाहती है ताकि वो उससे सच्चा प्यार कर सके, ना कि उसकी आइडेंटिटी से। और फिर वो दोनों भी नाटक करने का डिसाइड करते हैं और फिर वो जियांग को कहते हैं कि असल में तो हम जिया के लिए नहीं बल्कि आपके लिए आए हैं, क्योंकि आपने शादी कर ली है। तो वहीं जिया उन लोगों को पलटी खाता हुआ देख मन ही मन कहती है कि अब इन लोगों को क्या हुआ। कि तभी वो भी आंख मारते हुए जिया को कहता है कि देखा हमने कितनी अच्छी एक्टिंग की। वहीं असिस्टेंट भी आ जाता है और वो जियांग को कंपनी से रिलेटेड कुछ बताने लगता है। तो जियांग जिया को कहता है कि तुम इन लोगों की देखभाल करो अच्छे से, मैं अभी आता हूँ। और फिर वो असिस्टेंट के साथ चला जाता है। वहीं जिया उन लोगों से पूछती है कि माउंटेन पे सब कुछ कैसा है, तो वो लोग बताते हैं कि सब कुछ अच्छा है। और वहीं जियांग को असिस्टेंट बोलता है कि शायद ये लोग आपके लिए इतने महंगे महंगे गिफ्ट इसलिए लाए हैं क्योंकि ये आपके साथ बिजनेस करना चाहते हैं। तो जियांग भी यही सोचता है कि शायद वो उसके साथ बिजनेस करना चाहते हैं, इसलिए वो वहाँ पर आ जाता है और वो उन लोगों को मना करते हुए कहता है कि जो भी आप गिफ्ट लेकर आए हैं हम उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, और बिजनेस की जितनी बातें हैं वो कंपनी में होगी, यहाँ पर नहीं। तो जिया कहती है लेकिन मैंने तो सारे गिफ्ट एक्सेप्ट कर लिए। तो जियांग कहता है तुमने मुझसे बिना पूछे गिफ्ट क्यों एक्सेप्ट कर लिया। तो जिया बोलती है क्योंकि वो मेरे लिए ही आए थे, और वो मास्टर से पूछते तो वो लोग भी हाँ कहते हैं। तो जिया के गाल को पकड़ते हुए जियांग कहता है कि सच में तुम बहुत ज़्यादा चालाक हो और तुम मेरे पैसे को अपना पैसा कैसे कह सकती हो। तो जिया कहती है अच्छा हुआ तुमने मुझे याद दिला दिया। वही मास्टर्स भी हाँ कह के चले जाते हैं और जिया उन सभी गिफ्ट्स को पैक करा के माउंटेन भेजने के लिए कहती है। वहीं मास्टर्स जिया से पूछते हैं कि क्या सारी पावर्स तुम्हारी वापस आ गई है। तो वो कहती है कि मैं चेक करती हूँ। चेक करती है तो उसकी पावर्स नहीं आई होती। तो वो कहती है कि मैंने शादी भी कर ली और वेडिंग नाइट भी स्पेंड कर ली, उसके बाद भी मेरी पावर्स क्यों नहीं आई। तो मास्टर्स कहते हैं कुछ तो मिसिंग होगा और फिर वो हंसने लगते हैं। वहीं जिया जियांग के पास आ जाती है और वो कहती है कि कल हमने वेडिंग नाइट स्पेंड की थी, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ है और फिर हमें दोबारा करनी चाहिए। लेकिन तभी जियांग ग्रैंडफादर को आते हुए देख लेता है और फिर वो जल्दी से जिया को अपने क्लोज कर लेता है। कि तभी ग्रैंडफादर अपने साथ एक बंदे को लेकर आए थे और वो फैमिली की सील जियांग को देते हुए कहता है कि अब मैं चाहता हूँ कि तुम कंपनी को टेक ओवर कर लो। लेकिन जियांग मना करते हुए कहता है कि नहीं, पहले मैं मास्टर बैंक को आपका ट्रीटमेंट करने के लिए राजी करूंगा, कल वो पार्टी में आ रहे हैं। लेकिन तभी जिया कहती है उन्हें ढूंढने की क्या जरूरत है, मैं तो हूँ ना यहाँ पर। तो ग्रैंडफादर भी कहते हैं हाँ मेरी डॉटर इन लो है ना यहाँ पर ट्रीटमेंट करने के लिए, वो मेरा बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट करेगी और मुझे किसी भी मास्टर की जरूरत नहीं है। लेकिन तभी वहाँ पर जियांग के अंकल आ जाते हैं क्योंकि उन्हें ही पता चल गया था कि ग्रैंडफादर उसे एक कंपनी की जिम्मेदारी दे रहे हैं। और फिर वो कहता है कि मैं इस बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं हूँ और ये कंपनी आपके बेटा होने के नाते मुझे मिलनी चाहिए, ना कि जियांग को। तो ग्रैंडफादर उससे गुस्सा करते हुए कहते हैं कि पहले तुमने जियांग के फादर और मदर की जान ले ली और मेरी कंपनी को भी डुबोने में कोई कसर नहीं छोड़ी, और अब तुम चाहते हो कि ये सील उसे ना मिले और तुम कंपनी को बर्बाद कर दो। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। लेकिन तभी ग्रैंडफादर की तबीयत खराब होने लगती है और जियांग उन्हें संभालता है, लेकिन अंकल को तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उन्हें कंपनी चाहिए थी और वो सोच रहे थे कि ये ग्रैंडफादर मर जाए उसके बाद मैं ये कंपनी हड़प लूंगा। कि तभी जिया ग्रैंडफादर का इलाज करने के लिए जाने लगती है, लेकिन जियांग उसे रोक लेता है और कहता है कि तुम मेरे ग्रैंडफादर को हाथ भी नहीं लगाओगी, अगर उन्हें कुछ हो गया तो। वहीं असिस्टेंट भी एक डॉक्टर को ले आता है और कहता है कि मैं माउंटेन से एक डॉक्टर को लेकर आया हूँ जो कि काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है। और वहीं वो डॉक्टर को इस तरह लाने के लिए माफ़ी मांगते हैं और फिर वो उसे अपने ग्रैंडफादर का इलाज करने के लिए कहते हैं, जिससे डॉक्टर भी मान जाता है। और वहीं फिर जिया कहती है कि ये ग्रैंडफादर का इलाज नहीं कर पाएंगे और मुझे इलाज करने दो। लेकिन वो डॉक्टर कहता है कि आखिर मैं डॉक्टर हूँ और मैं इलाज नहीं कर पाऊंगा तो तुम क्या कर पाओगी। और फिर जिया इलाज करने के लिए जाती है, लेकिन तभी जियांग उसे रोक लेता है और फिर डॉक्टर ग्रैंडफादर का इलाज करने लगते हैं, लेकिन उनका कोई असर नहीं होता उनके इलाज का और ग्रैंडफादर होश में नहीं आते। तो वो डॉक्टर कहते हैं कि अब बहुत देर हो चुकी है, अब तुम्हें अपने ग्रैंडफादर की फ्यूनरल की तैयारी करनी चाहिए। जिससे जियांग तो घबरा जाता है और वो कहता है कि क्या डॉक्टर कोई रास्ता नहीं है, अगर आप मेरे ग्रैंडफादर को ठीक कर देंगे मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी दे दूंगा आपको। तो अंकल कहते हैं ऐसे कैसे तुम पूरी प्रॉपर्टी दे दोगे। वहीं डॉक्टर कहते हैं कि मैं इन्हें ठीक नहीं कर सकता, बल्कि मास्टर बैन ही है जो तुम्हारे ग्रैंडफादर का इलाज कर सकते हैं, तुम्हें उन्हें ढूंढना चाहिए। तो जियांग अंकल पर गुस्सा करने लगता है और वहीं जिया कहती है
कि तुम्हें मुझे ट्राई करने देना चाहिए। तो अंकल भी सोचते हैं कि एक बार इस पागल लड़की को ट्राई करने देते हैं, और वहीं डॉक्टर भी सोचता है कि लड़की क्या ही कर लेगी जब मैं नहीं कर पाया तो। और वहीं अंकल सोचते हैं कि अगर ये लड़की ने अगर ग्रैंडफादर को मार दिया तो ये सारी प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी और जियांग को कुछ भी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि उसकी वाइफ ने ये सारा कारनामा किया होगा। और फिर वो भी हाँ करते हुए कहते हैं ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है, अगर तुम्हारी वाइफ ये ठीक नहीं कर पाई ग्रैंडफादर को तो तुम्हें प्रॉपर्टी से कुछ भी नहीं मिलेगा और तुम कुछ कह भी नहीं सकते हो। वहीं डॉक्टर भी कहता है कि तुम भी ट्राई करके देख सकती हो, वैसे भी अब तुम्हारे ग्रैंडफादर के पास ज़्यादा टाइम नहीं है। लेकिन कहती है कि मैं तो ग्रैंडफादर को ठीक करके दिखा दूंगी, और फिर वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस से कह रही थी। वहीं अंकल भी उसकी बात मान जाते हैं और इलाज करने के लिए कहते हैं। वहीं जिया भी इलाज करने जाती है, लेकिन जियांग उसे इलाज करने नहीं दे रहा था और वो उसे बार बार रोक रहा था। तो जिया कहती है तुम चिंता मत करो, तुम्हें कंपनी से कोई नहीं निकालेगा और मैं तुम्हारे ग्रैंडफादर को भी ठीक कर दूंगी और तुम्हें लू फैमिली का मास्टर बनने में भी हेल्प करूंगी। लेकिन जियांग को नहीं लग रहा था कि जिया कुछ कर पाएगी। वहीं जिया ग्रैंडफादर का ट्रीटमेंट करने लगती है और उसके पास कुछ मैजिक पावर थी जिससे वो ग्रैंडफादर का इलाज करने लगती है, लेकिन जियांग उसे मना कर रहा था, लेकिन जिया नहीं मानती है। और वहीं अंकल का बेटा भी आ जाता है और वो कहता है कि देखा तुम कुछ भी नहीं कर पाई और अब तुम्हारी वजह से ग्रैंडफादर मर गए। वहीं डॉक्टर भी जब ग्रैंडफादर की नब्ज चेक करता है तो बिल्कुल भी चल नहीं रही थी, जिससे वो तो और भी ज़्यादा शोर मचाने लगता है कि तुमने ग्रैंडफादर को मार दिया। और अंकल भी उसका सपोर्ट कर रहे थे और कह रहे थे कि अब लू फैमिली में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है और ना ही तुम्हें कोई पैसे मिलेंगे। वहीं जियांग तो गुस्से से जिया का गला दबाने लगता है और कहता है कि तुमने मेरे ग्रैंडफादर को मार दिया, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और वो उसे गुस्सा करने लगता है, लेकिन जिया कहती है कि तुम्हारे ग्रैंडफादर अभी कुछ ही देर में ठीक हो जाएंगे, मैंने बस उनकी नब्ज सील कर दी है जिससे कुछ ही देर में उन्हें होश आ जाएगा। लेकिन जियांग तो उसकी कोई बात नहीं सुन रहा था और उस पर गुस्सा करता है और उसे घर से निकलने के लिए कहता है और उसे घर से निकाल देता है। वहीं जिया भी गुस्से से निकल जाती है घर से और इसी के साथ ही चैप्टर यहीं खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।